हेलो एवरीवन, दिस इज निधि सर। तो आज अपनी पहली क्लास अपन बात करने वाले हैं रोग निदान फर्स्ट पेपर की। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ कि अभी अपन जो जैसे इसको 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, तो अपन पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। इसमें बहुत ही बेसिक नॉलेज है जो कि आप सभी फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हो। वही चीज है, बस आपको एक बार रिवाइज कराना है, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। और जिस किसी का भी फर्स्ट ईयर में कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो वो अभी यहाँ कर सकते हैं। और जो इसका फर्स्ट जो चैप्टर है, जो अपन यहाँ से जैसे मैंने इसमें लिख रखा है 1 से और 12 तक जो भी पॉइंट है, क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल फर्स्ट ईयर में इंपॉर्टेंट थे, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल, इवन पीजी में भी यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको साथ के साथ सारा क्लियर करती चलूंगी। और बहुत ही बेसिक सी चीज है, वात का है, पित्त का क्या है, बस वही पढ़ने वाले हैं अपन। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। अब पहले टॉपिक में जैसे कि अपनी सब्जेक्ट का ही नाम क्या है, रोग निदान, पैथोलॉजी, तो बस उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम्स में। 2 नंबर में काफी बार पूछी गई है, जिसमें जो इसका जो सेकंड जो लिखा हुआ है रोग निदान का महत्व, ये पूछा जाता है। डेफिनेशन तो बहुत इजी है, रोग निदान का महत्व तो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। रोग निदान परिभाषा। अब आपको जो कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसे मैंने इसमें कोटेशन लिखे हैं बीच बीच में, आपको सारे नोट्स में कहीं ना कहीं कोटेशन देखने को मिलेंगे। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो पढ़ना होगा, वो मैं आपको बोल दूंगी। लेकिन जिसका ऐसे है कि कोटेशन देख लिया, बस उसकी कुछ ही लाइन ही, कुछ शब्द ही इंपॉर्टेंट है, बस वही देखना है, बाकी जो इंपॉर्टेंट है पूरा याद करना है, वो मैं आपको साथ में बताती चलूंगी। तो इसमें देखते हैं, ये ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही है कि रोग निदान है क्या। रोग निदान डायग्नोसिस, किसकी डायग्नोसिस, कोई भी डिजीज है उसकी। तो कोई भी डिजीज की डायग्नोसिस अपन करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले तो अपन को उस डिजीज के बारे में पता, उसको पढ़ा हुआ होना चाहिए कि ये डिजीज थी, इसके इतने भेद थे, बस वही सारा कंपाइल करके जो क्या है रोग निदान है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, रोगाणाम विशेषेण वातजत्वादि, वातजत्वादि यानी कि वातादि, वात पित्त कफ, साध्य असाध्यत्वादि। साध्य है रोग, कोई है वो साध्य रोग वाला है या असाध्य रोग वाला है, इस सब का जो ज्ञान अपन करते हैं, इन रूपेण निश्चयो ज्ञानम, इनका अपन को जो ज्ञान होगा वही क्या है, रोग निदान। जिसके थ्रू अपन किसी डिजीज की डायग्नोसिस करेंगे वही क्या हुआ, रोग निदान हुआ। जैसे कि पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, रोगों के वातादि भेद का ज्ञान करना। पिछली जो वीडियोस आपने देखी होंगी, एक आमवात का, वात रक्त का, दोनों में ही भेद थे, आमवात के भेद थे, वात रक्त के भेद थे। तो जैसे कि मान लो, सिंपल सा आपने जो सुन लिया उसी की बात करती हूँ मैं। जैसे आमवात आपने सुन लिया, ठीक है, तो आमवात वाला पेशेंट आया अपने पास, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट आया, लेकिन उसमें भी तो अपन को आगे फर्दर देखना है, ये वात वाला है, पित्त वाला है, कफ वाला है, कौन से आमवात वाला है, तो हमें उसका भी पता होना चाहिए, फिर हम उसी के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देंगे। रोगों के वात आदि भेद का ज्ञान हमें किसके थ्रू होगा, रोग निदान के थ्रू। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, कोई भी डिजीज है उसके वात आदि, वात पित्त कफ, द्वंद्व सन्निपातज रक्तज, कितने भेद, उन सबका पता अपन को किससे, रोग निदान से। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड नंबर, रोगों की साध्यता व असाध्यता की दृष्टि से ज्ञान करना। आप लोग फर्स्ट ईयर से सुनते आए होंगे, नहीं सुना है तो अभी चरक, मोस्टली सभी आचार्यों ने यह बोला है कि असाध्य की चिकित्सा नहीं करनी है। मैंने आपको ये पहले भी क्लियर किया है डेमो में, असाध्य की चिकित्सा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, कि असाध्य सही तो होगा नहीं, लेकिन अगर हमने किया, इन केस वो खत्म, फिर क्या होगा, अपना यश, धन, कीर्ति, इनकी हानि, ये बताते हैं आचार्य। कोई भी डॉक्टर है, मान लो सर्जरी के टाइम पे उसने कुछ गलतियां कर दी, वो पेशेंट ठीक नहीं हो सकता था, फिर भी उसने वो केस लिया, फिर वो पेशेंट की डेथ, तो लोग बोलते हैं वो तो डॉक्टर खराब है, ऐसे हो गया, वो पेशेंट मर गया। तो वही चीज, पहले अपन को ये पता होना चाहिए कौन सा रोग साध्य है, कौन सा असाध्य है। और ये पॉइंट यूं ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं रोगों के हिसाब से ये अपन चिकित्सा कर सकते हैं। हमें हमेशा चिकित्सा साध्य की ही करनी है, असाध्य की चिकित्सा नहीं करनी है। सेकंड नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अतः रोग
के विनिश्चय हेतु यह ज्ञान आवश्यक है तथा रोग विनिश्चय डायग्नोसिस को ही क्या बोल दिया, रोग निदान। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। रोग निदान में अपन को दो चीज बताई हुई है। क्या? पहली है कि रोगों के वातादि भेद का ज्ञान करना, और दूसरा क्या होगा, रोगों की साध्य असाध्यता। तो दोनों ही पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो कभी भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। फिर अगला अपन बात करते हैं रोग निदान का महत्व। ये पहले वाला जो कोटेशन है वो नहीं पढ़ना है, पहले वाले की हिंदी काफी है। लेकिन ये कोटेशन जैसे अपने राजस्थान में जो भी एग्जाम होते हैं उनमें कई बार, मोस्टली टाइम बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। जैसे हमारे ही एग्जाम में आया हुआ था कि रोग निदान का महत्व 2 नंबर में ही पूछा जाता है। तो जिसको इजीली याद हो जाता हो कोटेशन तो वो ये याद कर ले। रोगम आदौ परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम। आदौ मतलब पहले, पहले क्या करना है, पहले रोग की परीक्षा करनी है, पहले पता करना है कौन सा रोग है, कौन से भेद वाला इसको रोग हुआ है, क्या इसकी डायग्नोसिस है, क्या आगे इसकी साध्य असाध्यता है। पहले रोग की परीक्षा करनी है। ततो अनंतरम औषधम, उसके बाद ही हम उसे क्या देंगे, औषधि देंगे। उससे पहले उसको औषधि, कि कोई पेशेंट आया कि सर मैं तो बीमार हूँ और बिना उससे सोचे समझे हाँ भाई ले तू तो ये अश्वगंधा खा ले, ऐसे नहीं कर सकते। पहले क्या है, उसको पूछना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से आपको हमारे पास आना पड़ा। फिर उसको देख के उसकी औषध देते हैं। ततः कर्म, पहली लाइन ही काफी है, दूसरी लाइन याद ना हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ततः कर्म भिषक पश्चात ज्ञान पूर्व समाचरित। तो पहले क्या है, यही बोला है कि पहले जो वैद्य है उसको क्या करना है, रोग की परीक्षा करनी है। उसके पश्चात ही क्या है, वो औषधि दे सकता है उसको। अब इसमें मैं आपको एकदम इजी से बताती हूँ। आप लोगों ने जो मेटा पढ़ी होगी पदार्थ विज्ञान, उसमें आपने बहुत कॉमन नाम सुने होंगे। प्रमाण कितने हैं, 4, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति। तो मेरा पॉइंट है यहाँ पे युक्ति का। प्रत्यक्ष किया, पेशेंट अपने पास आया, हमने पेशेंट देखा, उसने जो भी बताया कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, इन केस मान लो हमने अनुमान लगाया कि इसकी अग्नि कैसी है, कम। अग्नि का ज्ञान, अग्नि को अपन देख तो नहीं सकते। वो बोल रहा है कि मुझे भूख ज्यादा लगती है, मैं बहुत जल्दी खाना खाता हूँ, बहुत जल्दी पच जाता है, मतलब उसकी अग्नि कैसी है, तीक्ष्ण। पेशेंट आके अगर बोलता है सर मैं खाना खाता हूँ, खाना 8-10 घंटे तक डाइजेस्ट ही नहीं होता, अग्नि क्या है उसकी, मांद्य। तो हमने अनुमान ही तो लगाया, हमने उसकी अग्नि तो देखी नहीं, हमने उससे प्रश्न पूछा, उससे हमने अनुमान लगाया, ठीक है। तीसरी है युक्ति। हमने अनुमान लगा लिया इसको अग्नि मांद्य है या इसको तीक्ष्ण अग्नि है, कौन सी है, उस हिसाब से अपन उसको युक्ति लगाएंगे। युक्ति किस लिए लगा रहे हैं अपन, युक्ति लगा रहे हैं उसको औषध देने के लिए, उसको दवाई के, हम इसको क्या दवाइयां दें, क्या औषध दे जिससे इसकी या तो अग्निमांद्य ठीक हो या फिर इसको जो तीक्ष्ण अग्नि है वो ठीक हो। तो मेरा पॉइंट है युक्ति के लिए, बहुत सिंपल सा फंडा है। युक्ति के बिना हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। कोई भी, जैसे मान लो अब पेशेंट हमारे पास कोई भी आ सकता है, छोटा बच्चा भी आ सकता है अग्निमांद्य का, मिडिल एज वाले भी आ सकते हैं, बड़े लोग भी आ सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए आप मेरे को कि क्या हम तीनों के लिए जो डोज देंगे, जो भी अपने चूर्ण दे रहे हैं, क्वाथ दे रहे हैं, जो डोज देंगे वो सभी के लिए सेम होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों के लिए डोज बहुत कम रखी जाएगी, मिडिल एज के लिए और जो बहुत बूढ़े लोग हैं उनके लिए थोड़ा बैलेंस करके अपन को क्या है, डोज डिसाइड करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या लगी, युक्ति। अपन ने योजना बनाई कि हम इसको ये औषध इतनी मात्रा में देंगे तब जाके ये रोगी ठीक होगा। तो उसके लिए लेकिन जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी है कि पहले उसके रोग की परीक्षा करो। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले पेशेंट आता है, उसके रोग की परीक्षा करो, उससे प्रश्न पूछो, उसका दर्शन स्पर्शन जो भी टाइप बताए हुए हैं वो करो, फिर उसका पूरा निदान, पूर्व रूप, लक्षण, संप्राप्ति सारा पूरा पूछेंगे अपन कि हाँ कैसे कैसे आपको क्या क्या हुआ, क्या क्या सिम्टम देखने को मिले। फिर फर्दर अपन आगे क्या करेंगे, उसके लिए कोई भी औषध डिसाइड करेंगे कि आप ये औषध है आपको इतनी मात्रा में इस काल में लेनी है, खाली पेट लेनी है, खाने के बाद लेनी है, रात को सोते टाइम लेनी है। तो औषध डिसाइड करने के लिए भी केवल ये नहीं है कि हमने उसको डोज डिसाइड करके दे दिया, नहीं, हमको उसका पूरा पैटर्न बनाना पड़ेगा कि किस टाइम पे लेनी है उसको, खाने के बाद लेनी है, पहले लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, किस अनुपान के साथ लेनी है। तो सब कुछ किसके अंदर आ जाता है, युक्ति में।
ये आगे अपना एक टॉपिक है परीक्षा विज्ञान, उसके अंदर अपन सारा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ मैंने आपको बहुत बेसिक सा डिस्कस किया है। फिर देखो आगे क्या लिखा है, वैद्य की परीक्षा ठीक प्रकार कर, वैद्य को व्याधि की परीक्षा ठीक प्रकार करना व वेदना का निग्रह करना चाहिए। अपना अपन डॉक्टर बनने वाले हैं, अपन वैद्य बनने वाले हैं, तो ये अपना कर्तव्य है। अपन पहले उसकी व्याधि की परीक्षा करें, फिर अपने पास पेशेंट आया है, उसने हम पे ट्रस्ट किया है, तो ये अपना कर्तव्य है कि हम उसके जो वेदना है उसका क्या कर सके, निग्रह कर सके, उसका पेन खत्म कर सके। रोग, अब डॉक्टर के पास लोग क्यों आते हैं, क्योंकि आजकल दवाइयां तो हर कोई जानता है। अपने घर में जनरली बात करते हैं, बुखार आ गया, बच्चे को पता होता है पैरासीटामोल देनी है, हर किसी को पता है। पेट में दर्द हो रहा है, मेप्टाल स्पास दे दो, सब किसी को पता है। लेकिन डॉक्टर के पास ही क्यों जाते हैं, क्योंकि वही डायग्नोस, पेट दर्द हो रहा है, इसकी दवाई तो मैं हर कोई बता देगा, लेकिन पेट दर्द क्यों हो रहा है ये हर कोई नहीं बता सकता। इसीलिए क्या पड़ती है, वैद्य की जरूरत पड़ती है। वो क्यों का जवाब कौन देता है, वैद्य देता है। तो रोग निदान, और वो क्यों किसके अंदर आ जाता है, रोग निदान के अंदर आ जाता है, क्योंकि रोग निदान ही तो बता रहा है कि रोग साध्य है कि असाध्य है, फिर कौन सा रोग है, क्या इसका भेद है, ये सब पता कहाँ से चल रहा है, रोग निदान से ही पता चल रहा है। और इसी की वजह से वैद्य का क्या है, एग्जिस्टेंस है। इसी की वजह से वैद्य का एग्जिस्टेंस है, वरना वैद्य का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हर कोई दवाई जानता है, हर कोई अपने घर में नॉर्मल, बड़े से लेके छोटे बच्चों तक हर कोई अपने आप में डॉक्टर है। लेकिन अपनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि हम उसको पूरा डायग्नोस करके देते हैं कि आपको ये हुआ था, आपको आगे ये होने वाला है, आपको इतने टाइम तक दवाई लेनी पड़ेगी, तब आप ठीक हो जाओगे, वरना अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। फिर आगे क्या लिखा है, क्योंकि वही लाइन लिखी हुई है आगे देखो, क्योंकि औषध का ज्ञान, औषध व उनका उपयोग का ज्ञान तो सभी को है, परंतु उनकी सही स्थिति में प्रयोग, डोज क्या रखनी है। छोटे, अब पैरासीटामोल हर किसी को पता है, लेकिन क्या सबको ये पता है कि छोटे बच्चे को पैरासीटामोल इतनी देनी है, सब बोल देते हैं आधी देनी है, लेकिन आधी का ग्राम, मिलीग्राम क्या, सॉरी मिलीग्राम क्या बताया है, कितनी एमजी देनी है, किसी को नहीं पता। वो कौन बताएगा, वो डॉक्टर ही बताएगा। तो उनका सही स्थिति में प्रयोग करना रोग विनिश्चय द्वारा ही समझा जाता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि रोग विनिश्चय, रोग निदान का महत्व क्यों है, स्पेशली वैद्य के लिए। रोग व रोगी परीक्षा रोग निदान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसी के द्वारा रोग का ज्ञान किया जाता है। तो सिंपल सा ये अपना जो पहला टॉपिक है, ये जो अपना पहला टॉपिक हुआ, ये फर्स्ट वाला डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस, ये टॉपिक अपना फिनिश होता है। अब अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बस आपको ये रोग निदान का महत्व पता होना चाहिए कि पहले अपन को रोग की परीक्षा करनी है, उसके बाद औषध देनी है। औषध का मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया कि औषध का क्यों कैसे बोला गया है, क्योंकि उसमें युक्ति लगा के कितनी डोज देनी है, कौन से काल में देनी है, कैसे देनी है, उस हिसाब से अपन को औषध डिसाइड करनी है। फिर अगला टॉपिक है जो कि आपका बहुत ही जानना पहचाना हुआ टॉपिक है, फर्स्ट ईयर में, पूरा फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी के अंदर यही पढ़ा हुआ होता है, लेकिन अपन एक बार डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो दोष, दोष कितने हुए, कोई भी पूछे दोष कितने हैं, आंसर सब क्या देते हैं, तो कौन कौन से, शारीरिक और मानसिक। फिर आगे बोलते हैं शारीरिक दोष कौन से हैं, सबको पता होता है, इसलिए वात, पित्त, कफ और मानसिक रज और तम। सत्व गुण होता है, दोष नहीं होता। मानसिक गुण बोल सकते हैं सत्व, रज, तम, लेकिन मानसिक दोष दो ही होते हैं, सत्व और सॉरी रज और तम। सत्व कभी भी दोष नहीं होता, क्योंकि सत्व जो होती है वो स्वस्थ की स्थिति होती है, उसको अपन दोष नहीं कह सकते, वो अपने मन का गुण है एक तरह से। अब अपन ने इतना सारा मैंने बोला, अपन इनकी बात क्यों करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं जैसे कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, पैथोलॉजी, रोग पढ़ रहे हैं। तो रोग बोलते क्यों है, सिंपल सा कोटेशन सबको आता है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। अब किसी ने सोचा दोष है, फिर भी बोल रहे हैं वो शरीर को बनाएगा। कब बनाएगा, जब वो अपनी साम्य अवस्था में होगा, यानी कि जितनी उसकी क्वांटिटी जिस प्लेस पर होनी चाहिए वो वहां पर है। जैसे वात का स्थान बता दिया, पित्त का स्थान बता दिया, कफ का स्थान और प्रदेश बता दिया, वहां पर वो रह के अपने अपने काम बिल्कुल नॉर्मली, जो एक स्वस्थ पेशेंट है उसके, सॉरी स्वस्थ जो व्यक्ति है उसके अंदर वो अगर अपना काम कर रहा है तो क्या है, वो शरीर का धारण कर रहे हैं। लेकिन अगर कफ प्रकोप हो गया, पित्त प्रकोप हो गया, वात प्रकोप हो गया, तो क्या होगा, रोग होगा।
मान लो इनका प्रकोप, वृद्धि की बात मैंने कर दी, लेकिन इनके क्षय से भी क्या होंगे, रोग होंगे। तो कुल मिला के हम इसमें पढ़ने वाले हैं दोष की विकृता अवस्था। अब विकृता अवस्था दोष की कितनी होती है, तो कौन कौन सी, क्षय और वृद्धि, ये दोष की दो विकृत अवस्था होती है। ठीक है, क्योंकि साम्यावस्था तो क्या थी कि दोष अपने समान मात्रा में है, अपने जो स्थान उसका बताया है, कफ का और प्रदेश बताया है, पित्त का पच्य आवास बताया है, उन दोनों के मध्य वो वहां पर जिस प्रमाण में है, और जो जो उनके काम है, पाचक पित्त का काम भोजन का पाचन करना है, भ्राजक का ये काम है, अवलंबक कफ का ये काम है, जो सारे काम है वो कर रहे हैं, तो कोई भी विकृति नहीं होगी, कोई रोग नहीं होगा। लेकिन अगर कोई दोष है उसका क्षय हो गया, किसी दोष की वृद्धि हो गई, तो क्या होगा, रोग होगा। अब कैसे वृद्धि और कैसे क्षय कैसे होते हैं, ये तो बता दिया कि दोष की क्षय वृद्धि होगी तो रोग होगा, लेकिन दोष की क्षय और दोष की वृद्धि हुई क्यों, कारण क्या था, हमने ऐसा क्या किया जिससे दोष की क्षय, जिससे दोष की वृद्धि हुई। तो मान लो कि कोई भी सिंपल सा एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई भी पेशेंट, अभी सब सेकंड ईयर में हो, सबको पता होगा कि मैं इस प्रकृति का हूँ। कोई भी पेशेंट, कोई भी व्यक्ति है, वो मान लो वात प्रकृति का है, ठीक है। अब वात प्रकृति का व्यक्ति है, उसको पता है कि मेरी प्रकृति वात है, फिर भी वो क्या कर रहा है, जो आहार विहार, जो डेली खाना खा रहा है, वो कैसा खा रहा है, रुक्ष खा रहा है। मान लो घी का प्रयोग नहीं कर रहा है, स्नेह का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर रहा, घी तेल यूज नहीं कर रहा, रुक्ष खा रहा है, एकदम रुक्ष भोजन कर रहा है, काम भी ऐसे कर रहा है, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहा है। तो एक्सरसाइज कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, क्या होगा, वायु कुपित होगी। एक तो पहले से ही क्या है, वात प्रकृति है, फिर उसने खाना भी वही खाया जो वात को बढ़ाने वाला है, विहार, उसने व्यायाम भी बहुत ज्यादा किया, जिससे क्या हो रहा है, वात बढ़ रही है। तो क्या होगा, अल्टीमेटली मैं बोल सकती हूँ कि उस व्यक्ति के अंदर वात का प्रकोप होगा, क्योंकि वो सारे निदानों का सेवन कर रहा है वात को प्रकोपित करने वाले के। ठीक है, तो या फिर वातस प्रकृति का है, उसने वात वाला आहार विहार बिल्कुल बंद कर दिया, वो एकदम ऐसे कर रहा है, पूरे टाइम सो रहा है, दिवा स्वप्न कर रहा है, बहुत ज्यादा घी तेल इनका यूज कर रहा है, जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहा है, तो क्या होगा, वायु की तो कमी होगी और कफ की क्या होगी, वृद्धि। यानी कि वायु को कम करने वाले आहार विहार का उसने सेवन किया। तो ये लाइन अब आपको पहला जो पैरा लिखा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, दोष की वृद्धि क्षय प्रकोप के सामान्य कारण। अब कॉज की बात कर रहे हैं कि क्या क्या कॉज है। तो दोष के समान गुण धर्म वाले आहार विहार, जैसे कि मान लो वातस प्रकृति का ही पुरुष, जो एग्जाम्पल दिया था, वात प्रकृति का पुरुष है, उसने आहार विहार भी क्या किया, वात को बढ़ाने वाला किया। तो वात, इन आहार विहार का अधिक सेवन करने से क्या होगा, दोष की वृद्धि होगी। और इस दोष को कम करने वाले आहार विहार का अगर सेवन किया, यानी कि बोल सकती हूँ मैं, विपरीत गुण धर्म वाले आहार विहार का अगर वो सेवन करता है, तो क्या होगा, उस दोष का क्षय होगा। तो आपको सभी को इजीली समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे दोष का क्षय होता है, कैसे वृद्धि होती है। सिंपल सी लैंग्वेज में कि उस दोष को बढ़ाने वाले निदानों का सेवन किया तो दोष का प्रकोप होगा, और उस दोष को कम करने वाले आहार विहार का सेवन किया तो दोष का क्या होगा, क्षय होगा। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है पहले चौलाई। चौलाई, वो जैसे कि यव जो जो भी बात करते हैं, चौलाई बहुत पहले ये शब्द यूज होता था, अब तो बहुत कम लोग जानते हैं कि चौलाई क्या होती है। तो ये टेक्स्ट बुक से उठाया हुआ ही एकदम पॉइंट है, ये चौलाई का चौलाई ही याद रखना है। हम वो जो जई होती है उसी के जैसा ये होता है चौलाई। तो वो क्या होती है, चौलाई का साग, ये क्या होता है, रुक्ष शीत लघु गुण के कारण क्या है, वातवर्धक है। अब नाम पे मत जाना कि ये क्या होती है, कैसे होती है, क्योंकि बहुत पहले टेक्स्ट बुक लिखी हुई है अपनी संहिता है, तब तो बहुत कुछ हुआ करता था। अभी तो बहुत, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैंने चौलाई नहीं देखी, कैसी होती है चौलाई, मैं मेरा जो बैकग्राउंड है वो ऐसे नहीं है। तो बहुत लोग जानते हो, अगर किसी को पता हो तो प्लीज मुझे भी बताएं कि चौलाई क्या होती है। तो चौलाई का साग ये क्या हो, अब ये इसका गुण बता दिया मौसी, कि ये जैसे हर पालक होता है कोई ना, भी। वैसे होती है। जैसे पालक होता है ना, हाँ पालक के जी, पत्ते चौड़े होते हैं, लेकिन ये ओके, छोटे छोटे पत्तों होती है। हाँ जी, ओके बॉस, थैंक यू बॉस। ओके, तो बॉस ने आपको क्लियर कर ही दिया कि चौलाई क्या होती है। ठीक है, उसका साग, हमने उसका साग बनाया। अब चौलाई कैसी है, रुक्ष शीत लघु गुण के कारण। अब वायु का जो वात के गुण होते हैं, तप्त रुक्ष लघु शीतो, मिल गए आपको तीनों गुण।
जो वात के अंदर है, रुक्ष शीत लघु, वही गुण तो वात के हैं, वही गुण क्या है, चौलाई के। तो आप बताइए, आपको आसानी से समझ आ जाना चाहिए कि उस जो भी व्यक्ति चौलाई का सेवन करेगा उसके अंदर वात बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि वायु के गुण भी रुक्ष लघु है, रुक्ष लघु शीत है, और चौलाई के गुण भी यही है। तो इनका अगर उसने सेवन किया तो वातवर्धक हो गया। हींग सबने देखी होती है, सबके घर में होती है। हींग कैसी होती है? रस में कटु होती है, तीक्ष्ण होती है और उष्ण होती है। अब आपको ये कैसा लग रहा है? चलो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पित्तवर्धक होगी। अगर नहीं भी पता हो, केवल कटु तीक्ष्ण उष्ण दे दिया जाए तो हर कोई कर सकता है ये कि हींग क्या होगी? पित्तवर्धक होगी, क्योंकि पित्त भी कैसा होता है? तीक्ष्ण और उष्ण होता है। तो हींग अपने कटु तीक्ष्ण और उष्ण गुण के कारण क्या करेगी? शरीर में पित्त को बढ़ाएगी। अब कोई ये नहीं कह सकता कि जैसे मैंने आज हींग खाई और मेरे अंदर कल पित्त बढ़ गया, बिल्कुल भी नहीं। इनका लगातार सेवन जरूरी है। लगातार सेवन से ही क्या होता है? दोष प्रकोप होता है। एक दो दिन से तो सब ऊपर नीचे करते हैं, कभी कोई एक दिन मीठा ज्यादा खा लेता है, कभी कोई एक दिन तीखा ज्यादा खा लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी एक दिन की वजह से उसको डायबिटीज हो गई, कफ का प्रकोप हो गए, और या फिर उस एक दिन तीखा खाने की वजह से उसके अंदर वात और पित्तों का प्रकोप हो गया, एसिडिटी होगी। नहीं, लंबे टाइम तक अगर वो इन चीजों का सेवन करता है तब जाके ये दोषों का प्रकोप उसके अंदर होता है। फिर देखो, मधुर रस कशेरुक शीत व गुरु गुण के कारण क्या है? कफ वर्धक। मधुर का तो सबको ही पता है, मधुर रस क्या होता है? कफ को बढ़ाने वाला होता है। मधुर रस का वीर्य कैसा होता है? जैसे रस की बात करें, उनके भी क्या है? स्वभाव होते हैं, शीत होते हैं। और विपाक, विपाक कैसा होगा? तो मधुर रस का तो विपाक भी मधुर होता है। तो उस विपाक के कारण भी क्या होगा? ये कफ वर्धक होगा। तो बहुत सिंपल सिंपल सी बातें लिखी हुई है कि हो रहा है, तो बहुत इजी है। फिर आगे देखते हैं अपन। अब आता है, ये सबने पढ़ा हुआ है, अब कैसे क्या हो रहा है आगे देखते हैं। प्रकोप, गुण सबने पढ़े होते हैं, प्रकोप भी एक बार नजर तो सबने मारी हुई होती है, बस थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं अपन। वात के गुण सबका रटा हुआ कोटेशन है अष्टांग हृदय फर्स्ट का। तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिला। ठीक है, ये वायु के गुण होते हैं। अगर अभी तक भी किसी को याद ना हो तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, याद कर लेना, क्योंकि पीजी तक भी काम में आता है। और ये गुण नहीं पता तो ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते। कोई भी जो अपने तीन दोष है उनके गुण नहीं पता तब तक आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ना तो पेशेंट के रोग का पता लगा सकते, ना ही उसको उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी औषध दे सकते। तो गुण पता होना बहुत जरूरी है। तो ये तो गुण बता दिए। अब बात करते हैं वात प्रकोप के हेतु। वात प्रकोप के हेतु क्या है? ऐसा क्या किया? वही निदान जो पहले बात कर चुके हैं। ऐसे कौन कौन से निदानों का सेवन किया जिससे क्या हुआ? शरीर के अंदर वायु का प्रकोप हुआ। तो सबसे पहले खाने पीने की बात कर लेते हैं कि रुक्ष द्रव्यों का अति सेवन किया। अब रुक्ष द्रव्यों से क्लियर होना चाहिए, वायु का गुण भी क्या है? रुक्ष है, और रुक्ष ही द्रव्यों का वो सेवन कर रहा है। मतलब कि डेली रूटीन में वो बिल्कुल भी स्नेह का यूज नहीं कर रहा। सारे जो भी द्रव्य यूज कर रहा है वो कैसे कर रहा है? रुक्ष ही कर रहा है। स्निग्ध पदार्थों का सेवन उसने बिल्कुल बंद कर दिया। एक तरह से अपन बात कर सकते हैं डाइटिंग वाले लोग, बिल्कुल रुक्ष द्रव्यों का अति सेवन करते हैं। क्या होता है? वात का प्रकोप हो जाता है, कफ की धीरे धीरे क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। तो उनका क्या है? फैट बर्न स्टार्ट हो जाता है। सिंपल सी बात है। फिर बात करते हैं कठिन द्रव्यों का अति सेवन। कठिन द्रव्य जिनको उसको जैसे कि पचने में प्रॉब्लम है, या फिर चबाने की भी बात करूं, वो भी क्या होगा? वो भी क्या करेंगे? वात का प्रकोप करने वाले होंगे। एक आपने कोटेशन सुना होगा, तत्र आद्या मारुतम घ्नन्ति। पहले जो तीन होते हैं कौन कौन से? तत्र आद्या, तो पहले तीन रसों का सीक्वेंस से सब क्या बोलते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। ये अपने 6 रस हैं, सबको पता होगा। इसी सीक्वेंस में हम रसों की बात करते हैं। तो आपने सुना होगा अष्टांग हृदय फर्स्ट चैप्टर का ही कोटेशन है, तत्र आद्या मारुतम घ्नन्ति। पहले तीन कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, मारुतम घ्नन्ति। इसको कम करने वाले हैं, किसको? वायु को। और बाकी के तीन क्या होते हैं? वायु को बढ़ाने वाले होते हैं। कौन कौन से? कटु, तिक्त, कसाय। ठीक है, तो आपको रसों के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि कौन से रस हैं वो कौन से दोष को बढ़ाने वाले होते हैं, कौन से दोष का सामक होते हैं। जैसे जैसे आगे आएगा अपन क्लियर करते चलेंगे। तो तीन अपन ने बात कर ली, कटु, तिक्त, कसाय। अगर इन द्रव्यों का वो सेवन कर रहा है तो क्या होगा? तो भी वात का प्रकोप होगा। अति शीत द्रव्यों का सेवन, शीत गुण है वात का,
बहुत ज्यादा शीत द्रव्यों का सेवन कर रहा है तो भी क्या होगा, वायु का प्रकोप होगा। तो ये तो होगी आहारज की बात। फिर करते हैं विहार, वो एक्टिविटी क्या कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी कर रहा है जिससे कौन से गुण का प्रकोप होगा, कौन से गुण का क्षय होगा। एक्टिविटी, विहार में सारी उसकी एक्टिविटी आ जाती है। जैसे कि अति व्यायाम, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, जिम जा रहा है, 3-3, 4-4 घंटे जिम में अपना टाइम लगा रहा है, तो क्या होगा, उसके अंदर कफ की तो कमी होती जाएगी, वायु की वृद्धि होती जाएगी। तो अति व्यायाम से क्या होता है, वात का प्रकोप होता है। अपतर्पण, अपतर्पण की बात करें तो लंघन, सभी ने नाम सुना होगा। लंघन जो बोलते हैं, लंघन से क्या होता है, लंघन मतलब उपवास कर रहा है, कुछ भी खा नहीं रहा है। अपतर्पण कुछ भी खा नहीं रहा है, खा रहा है तो बहुत ही हल्का खा रहा है। तो क्या होगा, मान लो खाली पेट है, खाली पेट अपन जैसे लंबे टाइम तक, जैसे ये तो सभी ने जनरली एक्सपीरियंस किया ही होता है खुद के ऊपर भी, कि मान लो एक दिन पूरे दिन खाना नहीं खाया तो ऐसे फील होने लग जाता है कि गैस बन रही है अपने। तो वो क्यों, क्योंकि खाली पेट था, खाली जगह थी। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि शरीर में जहां भी कोई स्पेस खाली होगा वहां वायु प्रकोपित होगी ही होगी। अब इसी के साथ में थर्ड पॉइंट भी डिस्कस करती हूँ, धातु क्षय। ठीक है, कोई भी धातु थी वो अपने स्रोतस में रह रही है, रस व स्रोतस में रस धातु है, रक्त व में रक्त धातु है, मांस व शुक्र व, ऐसे बात करते हैं अपन। तो शुक्र धातु है मान लो, अब शुक्र व स्रोतस में शुक्र धातु है, अब उसका क्षय हुआ। क्षय हुआ मतलब कोई भी चीज उस जगह जहां थी वहां से वो निकल गई। निकल गई मतलब एक तरह से कह लो कि बॉडी से बाहर निकल गई, या अपना जो उसका स्पेस था वो वहां से निकल गई। तो क्या हुआ, वहां पर खाली स्पेस बनेगा, खाली स्पेस बनेगा। और जहां भी खाली स्पेस होगा वायु तो कहीं भी गमन कर सकती है गुण के कारण, और जहां भी खाली स्पेस मिल गया वायु को वो वहां जाके क्या हो जाती है, प्रकुपित। तो ये मैं आपको यूं बता रही हूँ कि ये जो धातु क्षय वाला, या फिर जो भी क्षय की बात करते हैं, वात के प्रकोप की बात करते हैं, ये जो अपन पैथो सेकंड पढ़ेंगे ये वहां पे बहुत ज्यादा काम आने वाली है अपन को ये चीज। तो किसी को क्लियर ना हुआ हो वो वापस मेरे को बोल सकता है, मैं एक बार और क्लियर करूंगी कि धातु क्षय, कोई भी चीज अपने स्थान पर थी वहां से वो निकल गई, वहां खाली स्पेस हुआ, जहां भी खाली स्पेस होगा वहां पर क्या होगा, वात का प्रकोप होगा। आगे एक टॉपिक है आवरण, वहां भी हम इसको बहुत अगर अभी क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग अभी भी पूछ सकते हैं, बाकी आगे वहां डिटेल में पढ़ेंगे आवरण के अंदर। ठीक है, तो अपतर्पण, अपतर्पण से क्या होगा, वात का प्रकोप होगा। धातु क्षय, धातु क्षय हो चुका होगा क्लियर आपको। फिर जागरण, रात्रि जागरण कैसा होता है, रुक्ष होता है, रात्रि जागरण रुक्ष होता है, और रुक्ष के कारण क्या होगा, वह रुक्ष गुण के कारण वात प्रकोपक होगा। वेग धारण, बहुत ही सिंपल, बहुत ज्यादा बताने वाली चीज, बहुत ज्यादा पढ़ने वाली चीज, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। न वेगानधारी, 13 प्रकार के जो अधारणीय वेग बताए गए हैं, अगर उनका धारण किया तो क्या होता है, सबसे पहले वात का प्रकोप होता है। तो वेग विधारण से क्या हुआ, वात का प्रकोप हुआ। अधिक बलवान से लड़ना, मान लो कोई 50 किलो वाला है और वो लड़ाई करने चला गया 120 किलो वाले से, बताओ उसके अंदर इतनी ताकत है वो उसको गिरा सकता है क्या। हाँ, वो एक बात चीज अलग होती है कि उसने ब्रेन से खेला, वो चीज अलग है। लेकिन बल की बात करें तो बल किसमें ज्यादा होगा, 120 केजी वाले में। अगर वो अपने से ज्यादा बलवान से लड़ रहा है मतलब जो 50 केजी वाला है उसको क्या लगानी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी। और ताकत लगानी पड़ेगी, बल की कमी होगी वहां पे, उसको बल ज्यादा जरूरत है, ऑलरेडी उसके अंदर बल है ही नहीं। तो क्या होगा, जहां भी ताकत लगानी पड़ेगी वहां भी क्या होगा, वात का प्रकोप होगा। ये होते हैं बलवान से अधिक लड़ना, ये सारे जाते हैं साहसिक कार्यों के अंदर। और इन चीजों से क्या होता है, वात का प्रकोप होता है। ये वाला जो निदान है जो 7 नंबर वाला है, ये निदान ज्यादातर जिस डिजीज की बात की जाती है वो क्षय वाले निदानों में बात की जाती है। जैसे कि राजयक्षमा, आप चरक पढ़ोगे, चरक निदान, चरक शोष निदान 6 के अंदर, और अपन पैथो सेकंड में भी बात करेंगे राजयक्षमा। तो ये निदान वहां आते हैं जहां पर अधिक बलवान से लड़ना, अधिक बलवान से लड़ने से उसके अंदर बल की कमी होगी, और कमी हुई वात का प्रकोप हुआ। मानसिक निदान, मानसिक निदान बहुत ज्यादा टेंशन लेता है, अति शोक, ज्यादा सोच रहा है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता है, तो क्या होगा, वात का प्रकोप। अति त्रास, बहुत ज्यादा डरता है। अब यहाँ पर मानसिक निदान की बात करें तो आप मेरे को एक बात बताइए, अपना वात जो शारीरिक दोष है वो कौन से मानसिक दोष के साथ कोलैबोरेट करेगा, रज के साथ। ठीक है,
रज दो, रज मानसिक दोष है, वो ही काम करेगा इन पे। जैसे ही वात बढ़ी, वात बढ़ते ही क्या होगा, रज गुण बढ़ेगा। और रज गुण के कारण ही क्या है, अल्टीमेटली जैसे वातज प्रकृति का, आप कोई भी आपके आसपास आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, बहुत ज्यादा टेंशन में, बहुत ज्यादा सोचने वाला बंदा होता है वो, क्योंकि वात प्रकोपित है। वात प्रकोप के कारण उसका जो डोमिनेंसी जो रहती है वो रहती है रजगुण की। बहुत ज्यादा वो सोचता है, बहुत ज्यादा डरा हुआ, छोटी सी चीज कुछ भी छोटा सा हुआ बहुत जल्दी घबरा जाना, बहुत जल्दी डर जाना। तो ये किसके साथ होता है, जिनके अंदर वायु का प्रकोप होता है। तो ये तो हो गए हेतु। अब प्रकोप तो हो गया, हेतु देख लिए अपन ने कि ये हेतु थे, लेकिन लक्षण क्या आएंगे। हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर वात का प्रकोप है, पित्त का प्रकोप है या कफ का प्रकोप है, वो कैसे पता चलेगा। चलो बात करते हैं प्रकोपित वात के लक्षण। सबसे पहले ये टॉपिक, ये जो लिखा हुआ है एक ऐसे करके मैंने यूं लिखा हुआ है जैसे कि कुछ कुछ चीजें हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, थर्ड नंबर पे जो लिखा हुआ है या फोर्थ नंबर पे, ये पीजी में एज इट इज उठ के आ जाती हैं। सर्वे इंद्रियाणी उपहंति किस दोष का लक्षण है या किस दोष प्रकोप का लक्षण है, एज इट इज उठ के आती है। इसलिए मैंने ऐसे करके लिखा है। मैं चाहती तो पूरा कोटेशन लिख सकती थी 4 लाइन का, जो कि आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, ना कोई याद करता इतना बड़ा देख के। तो ऐसे जो लिखा है, इसको लिखने से एग्जाम में मार्क्स भी, ये एग्जाम लिखने की स्ट्रेटजी है। हम लोग भी जैसे एग्जाम लिखते हैं ऐसे पॉइंट बना के लिखते हैं, संस्कृत की इतनी सी लाइन लिखती है, उसका हिंदी में मतलब लिख दिया। तो ये टीचर को इम्प्रेस करने का, अपनी कॉपी को, अब कॉपी की प्रेजेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। तो आप ज्यादातर, मैं आपसे पर्सनली मैं ये कहना चाहूंगी, आप ज्यादातर अपनी कॉपियों में ऐसे ही लिखा कीजिए, टेबल फॉर्म में पॉइंट बना के बड़ा सा कोटेशन लिख दिया, फिर उसकी हिंदी लिखते हैं, इतना कुछ क्लियर नहीं हो पाता है। ऐसे लिखिएगा। और ये जो पॉइंट है वो पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ऐसे लिखा हुआ है। बॉस, अगर किसी को एक साथ पूरा कोट, हाँ जी, बॉस क्लास को एंड करके दोबारा से ज्वाइन कराए, क्योंकि क्लास एंड होने वाली है। ओके बॉस, ओके बॉस। अभी सभी 2 मिनट में ज्वाइन कर लीजिएगा।